नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल आगमन पर बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया स्वागत। सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने सद्बुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। बंदिशें हटने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी होटल पैक, हिमाचल की वादियों का दीदार करने पहुंचे हजारों सैलानी। अभिभावक संघ की सरकार से मांग, मानसून सत्र में फीस विनियमन बिल पेश कर बनाया जाए कानून। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बिलासपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां वह अपने घर विजयपुर में रहेंगे। उसके उपरांत सोमवार को वे कुल्लू मनाली जाकर अटल टनल का निरीक्षण करेंगे और एक बैठक में भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू में उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और उसके उपरांत पौधारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। व्यक्तिगत दौरा है। इस दौरान जहाँ बिलासपुर में अपने घर पर कुछ कार्यक्रम है, इसके बाद मनाली कुल्लू जाने का भी उनका कार्यक्रम है। और 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जो हमारा कुल्लू मंडल का पिरडी बूथ नंबर 73 वहाँ पर पौधारोपण भी करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर हम पूरे प्रदेश भर में हर बूथ के ऊपर पौधारोपण करेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस दिन कुल्लू में पिरडी जो जगह है वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। कॉलेजों में परीक्षाएं करवाने के विरोध में पिछले 6 दिनों से युवा कांग्रेस और एनएसयूआई अनशन पर बैठी है। सरकार और प्रशासन की ओर से कोई सुध न लेने पर रविवार को प्रदेश भर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यही नहीं, युवा कांग्रेस ने परीक्षाएं ऑनलाइन न करवाने पर सचिवालय के घेराव की भी चेतावनी दी है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई और अब परीक्षाएं ऑफलाइन करवाकर छात्रों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। यह परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही की जानी चाहिए थी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने को लेकर प्रदेश भर में युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथ मिलकर आंदोलनरत है और 6 दिनों से अनशन पर बैठी है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑफलाइन परीक्षाएं करवाकर छात्रों की जान खतरे में डाल रही है। ऐसे में सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रदेश भर में यज्ञ का आयोजन किया गया। सरकार अगर अपना फैसला नहीं बदलती है तो सचिवालय का घेराव करने से भी युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया। इससे हिमाचल प्रदेश का हर एक छात्र परेशान है, दुखी है, उसके मन में बहुत पीड़ा है और डर के माहौल में परीक्षाएं दे रहा है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, आज 6वां दिन है हमारा कार्मिक भूख हड़ताल का और सरकार के तरफ से सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी पूरे प्रदेश भर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा जो कार्मिक भूख हड़ताल रखी गई है, इसके लिए कोई भी अधिकारी हालचाल पूछने नहीं आया, कि हमारी मांगों को जानने नहीं आया। क्यों आज छात्र सड़कों पे हैं, युवा सड़कों पे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, आज 6वां दिन है जिसके चलते आज 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों की भी उनको भी प्रमोट किया गया। जब ये निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया
तो 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि ये निर्णय बिल्कुल गलत है। एक तरफ उनको प्रमोट किया गया और एक तरफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के छात्रों को, चाहे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का छात्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे ITI का हो, उनको साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार की जो दोहरा मापदंड है उस तरीके से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक छात्र को दिख रहा है, जिसके लिए आज हिमाचल प्रदेश में NSUI और युवा कांग्रेस के द्वारा हिमाचल की भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए, कि भाजपा सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि किस तरीके से छात्रों का शोषण किया जा रहा है, छात्रों के खिलाफ, मतलब कि एक साल पूरे छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं हुई और प्रॉपर सिग्नल की दिक्कत थी, नेटवर्क की दिक्कत थी, कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, ना उनका सिलेबस पूरा किया गया। और छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि हम परीक्षाओं के खिलाफ नहीं हैं, आप परीक्षाएं करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से परीक्षाएं करवाई, आपके मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन बुक पद्धति के माध्यम से परीक्षाएं करवाई, तो हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों नहीं करवा सकती? वहीं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह का कहना है कि 6 दिन से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी उनका हालचाल जानने तक नहीं पहुंचा। सरकार ने सभी छात्रों को वैक्सीन नहीं लगाई और ऑफलाइन परीक्षा करवाकर छात्रों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। सरकार अपनी सूझबूझ खो बैठी है, उनको कोई पता नहीं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी प्रमोट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, आपको भी सर्कुलेट करूँगा, जिसमें जो परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और अमर उजाला के लिंक में भी आई थी। उसके बाद सरकार के दबाव से ये न्यूज़ हटा दी गई है। लेकिन हमारे पास जो प्रेस रिलीज है, जो क्या नाम सचिव टेक्निकल बोर्ड का, तो इन बातों से ये होता है कि सरकार छात्रों के उसमें मनमानी पे आ रही है, बिल्कुल अपने ईगो पे ले रही है कि छात्रों को प्रमोट नहीं करना चाहता है। अधिकारी चाह रही है, प्रशासन चाह रहा है, तो क्यों सरकार इसमें अड़चन हो रही है? इसके लिए हमने आज यहाँ पे ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सद्बुद्धि यज्ञ किया है, जिससे हमारे आला नेताओं को, सरकार जो चलाने वाले हैं, जो तानाशाही के रवैये पे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे और बच्चों के भविष्य के चिंतन के बारे में सोचने की वो दें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लाया जा रहा फीस अधिनियम बिल एक सकारात्मक कदम है। इस बिल के लागू होने से अभिभावकों को राहत मिलेगी और निजी स्कूलों द्वारा मनमर्जी से की जाने वाली फीस बढ़ोतरी पर भी नकेल कसी जा सकेगी। ये बात पेरेंट्स एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स एसोसिएशन पिछले 1 वर्ष से सरकार से इस तरह के सशक्त कानून को अमलीजामा पहनाने की मांग कर रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन शिमला के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि फीस अधिनियम बिल के लिए 30 जून को एसोसिएशन ने सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में फीस का भुगतान आय की तर्ज पर मासिक आधार पर हो और सभी निजी स्कूल शुल्क का विस्तृत ब्यौरा भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि महामारी के प्रभाव से अधिकतर अभिभावकों की आर्थिकी प्रभावित हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर अभिभावकों को राहत देने का प्रावधान किया जाए और ये प्रावधान महामारी के खत्म होने तक जारी रहे। उन्होंने मांग की है कि फीस बढ़ोतरी अभिभावकों की सहमति से वार्षिक 3% के हिसाब से होनी चाहिए। फीस अधिनियम बिल के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं और अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। जो सरकार के द्वारा, हमारे लोकप्रिय सरकार, प्रदेश सरकार के द्वारा लाया जा रहा बिल है, जो फीस नियंत्रण बिल है, ये एक सकारात्मक कदम है प्रदेश के शिक्षा के स्तर को और शिक्षा में सुधार के लिए। पेरेंट्स एसोसिएशन शिमला लगातार पिछले 1 साल से इस संदर्भ में प्रदेश सरकार से लगातार मांग करता आया कि प्रदेश में तुरंत प्रभाव से ये बिल लाया जाए और उसका कानून बना के प्रदेश की आम जनता है जो अभिभावक के रूप में उनको राहत दे, ताकि हर 1 साल हर बार किस तरह का अभिभावकों का ये जो मांग रहता है वो समाप्त हो जाए और एक सख्त एक उपयोगी कानून का अमली जामा पहनाया जा सके।
और जो विशेष तौर पर कोरोना काल के इस दूसरे साल में जो प्रदेश के विभिन्न निजी स्कूलों के द्वारा जो फीस की बढ़ोतरी की गई है, उसका हम प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो फीस की बढ़ोतरी का जो निर्णय है निजी स्कूलों के द्वारा उसको वापस करवाने का आदेश जारी करे, क्योंकि विभिन्न सरकारों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली और खासतौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बारे में संज्ञान लिया था, तो वो उसके अनुरूप ही यहाँ पर दिशा निर्देश निजी स्कूलों को दें। हमने 30 तारीख जून को लास्ट आखिरी दिन जो सुझाव मांगा गया था उसमें भी हमने अपने सुझाव दिए थे। जो फीस नियंत्रण अधिनियम के सिलसिले में हमारे जो 1500 से 2000 के सदस्य हैं जो सोशली सामाजिक तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बिहाफ में, सबके बिहाफ में हमने वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन शिक्षा निदेशालय में दिया था। उसके अनुरूप भी ये जो कानून लाया जा रहा है उसमें इनकॉर्पोरेशन हमारे मांगों को किया जाए। और कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए ई पास की अनिवार्यता की शर्त हटने के बाद बाहरी राज्यों से हजारों लोग हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। वहीं राजधानी में भी मैदानी इलाकों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग कोविड-19 नियमों की अनुपालना करते तो कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते साफ देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। मैदानी इलाकों में पड़ रही चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीरें शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की है, जहां कुछ लोग कोविड-19 नियमों की पालना तो कुछ लोग नियमों की अवहेलना करते साफ देखे जा सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में कोरोना फैलने का खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ई पास और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म करने के बाद काफी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्यटक कोविड-19 नियमों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट को वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट के साथ ही आने या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि कोरोना के फैलाव से बचा जा सके। जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने टूरिज्म के लिए अब बिल्कुल रास्ते चारों तरफ से खोल दिए हैं, ना RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता है, ना ही ई पास की आवश्यकता है। ये एक स्वागत योग्य है, क्योंकि हिमाचल में एक टूरिज्म सेक्टर ऐसा है जो हिमाचल में एक सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाता है, ना कि स्टेट की इनकम को बढ़ाता, बल्कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी एक आय का स्रोत है। और हमारे प्रदेश के हज़ारों बेरोज़गार जो है, होटल इंडस्ट्री है, रिजॉर्ट है, दूसरी तरह तरह के यहाँ व्यापार वर्ग के लोग हैं, उनमें बेरोज़गार हो गए थे बच्चे, अब उन्हें पुनः रोज़गार मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें टूरिस्ट से थोड़ी सख्ती करने की आवश्यकता है। जो बिना मास्क से या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उनसे ये कराने की आवश्यकता है, ताकि जो यहाँ लोकल आदमी घर में बंद पड़े हैं और इतने अरसे से कोरोना से जूझ रहे हैं और कोरोना से बचाव के लिए अंदर है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उनमें कहीं संक्रमण ना फैल जाए अगर कोई टूरिस्ट संक्रमित होकर यहाँ आता है। मेरी अपनी पर्सनल निजी राय है कि माल रोड रिज पर जो पर्यटक बिना मास्क के घूमते हैं, कम से कम पुलिस वाले उनके पर सख्ती बरतें और एडमिनिस्ट्रेशन अपना परवाना उनके लिए, सब टूरिस्टों के लिए ई पास की व्यवस्था करे, ताकि ये कि हमारे यहाँ प्रदेश में कोरोना ना फैले और उससे हम सभी सुरक्षित रहें। कोरोना काल के शुरुआती दौर से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव और समस्याएं देखने को मिली, इसकी धुंधली तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। जिन लोगों के साथ इस काल में खिलवाड़ हुआ है वो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। उन्हीं में प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। शाहपुर के रेत ब्लॉक के लंजोत स्थित ऐतिहासिक चौक मंदिर के प्रांगण में समस्त हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर्स एक मंच हुए और इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान उनके साथ हुई घटनाओं और पेश आई समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स ने मुद्दा उठाया कि सबसे पहले तो उन्हें प्रदेश में उन टैक्सी यूनियनों के साथ अपनी आंतरिक लड़ाई को सुलझाना है जो क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित है।
वहीं दूसरा, जब टैक्सी की सर्विस होती है तो साल भर में एक बार ग्रीन टैक्स पे कर दिया जाता है। फिर भी मनाली, धर्मशाला और डलहौजी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में टैक्सी ऑपरेटर से दोबारा ये ग्रीन टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में 700 से सीधे 75,000 तक पहुंचा दिए गए टैक्स स्लैब को लेकर भी बेहद नाराजगी जाहिर की और कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बड़ा खेल खेलते हुए टैक्सी ऑपरेटर्स के सर पर संकट का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिससे बाहर निकल पाना एक गरीब टैक्सी चालक के लिए किसी भी स्तर पर मुमकिन नहीं है। वहीं उन्होंने आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, आज़ाद टैक्सी यूनियन के प्रधान सतपाल सिंह ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार के नुमाइंदों से भी मुलाकात कर चुके हैं। खुद परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर से भी वे मिल चुके हैं, मगर स्थिति अभी भी ढाक के 3 पात जैसी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि टैक्सी ऑपरेटर्स को भी सस्ते दामों पर लोन मुहैया करवाया जाए, वहीं उनकी सभी मांगों पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इसी तरह से टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ सौतेला व्यवहार अपनाए रखा तो उन्हें मजबूरन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो छोटी छोटी यूनियन हैं उनको हमने एक जगह इकट्ठा करके, जैसे एक हमारी बहुत ही पुरानी जॉइंट एक्शन कमेटी है जो पूरे हिमाचल को देखती है, तो हम जितने भी टैक्सी ऑपरेटर हैं, जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है, हम उसके तले ही जो अपने अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हमने ये आज जो मीटिंग अरेंज की है, जितने भी हमारे आल हिमाचल के ऑपरेटर हैं, हम ही सब एकजुट हैं और जो हमारी हिमाचल की एक यूनियन, जो सभी यूनियनों की बनाई हुई एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके तले ही हम अपने अधिकारों का काम करेंगे। सरकार ने 25,000 का टैक्स जो बढ़ाया है, छोटी गाड़ी को भी 4+1 को भी और 6 को भी और 7, 8 तक 9 तक एक ही रेट है, और जो टेम्पो ट्रैवलर है उसका 75,000 रुपया है, जो पहले 750 रुपया होता था। तो इतना ज़्यादा टैक्स है, ये गाड़ियाँ नहीं दे सकती हैं। तो इसके लिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि इसका हमें सीट के हिसाब से जो टैक्स लगे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले के 24 वर्षीय युवा ने एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रचा है। किन्नौर जिले की आदर्श पंचायत बटसेरी के युवा अमित नेगी ने साहस का परिचय देते हुए विश्व की सबसे ऊंची चोटी को चढ़कर देश, प्रदेश और किन्नौर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें, वर्ष 2021 में एवरेस्ट की चढ़ाई पार करने वाले अमित हिमाचल प्रदेश के पहले सिविलियन एवरेस्टर बने हैं। जिला किन्नौर के बटसेरी गांव से संबंध रखने वाले अमित कुमार नेगी ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को 31 मई 2021 को फतेह कर इतिहास रचा है। क्लाउड स्नोफॉल हो रही है, हम वापस बेस कैंप जा रहे हैं और एक्लिमेटेशन वगैरह हो गया है और हम शायद 6-7 दिन के बाद फिर मूव करेंगे। टारगेट देख सकते हैं, हालत खराब है। हिमाचल के युवाओं के लिए प्रेरणा बने अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश और जिला किन्नौर के पहले सिविलियन हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। ऐसा करने वाले वह हिमाचल के पहले युवा पर्वतारोही हैं। सिर्फ 24 वर्ष की आयु में और कोरोना महामारी जैसी विकट परिस्थितियों में भी अमित ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया।
एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 10 सदस्यीय दल में भारत के केवल 3 लोग शामिल थे। 3 अन्य पर्वतारोही नेपाल के थे। बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ाई करने के शौक रखने वाले अमित नेगी ने एवरेस्ट पर चढ़कर वर्ष 2021 के पहले सिविलियन एवरेस्टर का खिताब पाया है। अमित नेगी ने अपनी उपलब्धि का श्रेय केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग के कारण ही वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से सहयोग की अपील की है। मैं अभी लेटेस्ट और दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन जो अभी क्लाइम करके आया था मैं, जिससे इंडियन गवर्नमेंट ने और हिमाचल गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी सहायता दी। उनका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे मैं इसको बरकरार रखना चाहता हूँ, जिससे हिमाचल टूरिज़्म में और आगे बढ़े और हमारे जो अपर हिल एरिया है, किन्नौर, रोडू, शिमला, ऐसे जगहों में मैं और माउंटेनियरिंग फील्ड या टूरिज़्म को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस फील्ड में जुड़ने के लिए मुझे टूरिज़्म साइड से या किसी भी डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ी सी सहयोग मिले। मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट मुझे सहयोग ज़रूर करेगी, जिस तरह से एवरेस्ट एक्सपीडिशन में भी उन्होंने काफ़ी सहायता की थी। पर्यावरण जागरूकता का संदेश देते हुए शिलाई विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र टटियाना में गांववासियों ने विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधे रोपित किए। इस दौरान युवाओं द्वारा पूरे गांव में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई और सभी से आग्रह किया गया कि पर्यावरण को साफ सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें। पेड़ पौधे जीवन का आधार है, ऐसे में सभी को पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आज समस्त ग्रामवासी टटियाना के द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण का जो अभियान शुरू किया जा रहा है। आज हमने लगभग 1000 पौधे लगाने का टारगेट रखा है। हमारा उद्देश्य है जो सड़क के आसपास की जो हमारी खाली जगह है उस पे पौधे का रोपण किया जाए। इसके बहुत ज़्यादा लाभ है। एक तो हमें इससे शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण मिलता है, साथ में सड़क के साथ जो पौधे लगते हैं वो दुर्घटनाओं को भी रोकते हैं। पीछे हमारे यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट ऐसे हुए थे जो उसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन रोड में पौधे होने की वजह से वो एक्सीडेंट नहीं हुए और गाड़ियाँ पेड़ के साथ टकराकर सड़क में ही रुक गई। इसलिए हम समस्त ग्रामवासियों ने आज वन महोत्सव के तहत पौधारोपण का अभियान का आयोजन किया है। हमारे जो गांव के नौजवानों ने मुहिम चलाई है, इसमें बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। लगभग 1000 पौधे हम लगाएंगे और हमारा जो ये है कार्यक्रम है ये काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं नौजवान। हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है इसमें भाग लें और जो हमारी मुहिम है ये लगभग बहुत अच्छी मुहिम है और हम हर साल इसको बहुत ऊंचे स्तर पर मनाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सिमित के मैनेजिंग डायरेक्टर ललित जैन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन एजेंसी राशन डिपों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में राशन डिपों में उपभोक्ता को 4 तरह की दालें सब्सिडाइज्ड रेट पे उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन एक एजेंसी है जो राशन की पहुंच डिपों तक करती है। सरकार की नीति है, भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की नीति के मुताबिक जो सब्सिडी है, जो चीज़ें हैं वो सभी दी जाती हैं। इस समय 4 तरह की दालें जो हैं वो सब्सिडाइज रेट पे उपभोक्ता को दी जा रही हैं और इस दाल के ऊपर जो हमारे NFS के उपभोक्ता हैं उनको 30 रुपये की सब्सिडी है। अन्य जो हमारे APL के उपभोक्ता हैं उनको 20 रुपये की सब्सिडी है। इसी प्रकार ही खाद्य तेल के ऊपर जो हमारे NFSA के उपभोक्ता हैं उनको 10 रुपये की सब्सिडी और APL उपभोक्ता को 5 रुपये की सब्सिडी है। एज सच कोई इस पर टाइम लिमिट नहीं है, ये तो सरकार की प्रतिबद्धता है। ये कॉन्टीन्यूसली ये सब्सिडी चल रही है, कोई टाइम लिमिट इसके लिए नहीं है। ये जो सब्सिडी है वो आगे उपभोक्ता को मिलती रहेगी। राजधानी शिमला के विकासनगर वार्ड में स्थानीय पार्षद द्वारा एम्बुलेंस रोड पर खुदाई करके वहां खंभे गाड़ने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पार्षद और वहां रहने वाले एक पुलिसकर्मी ने रोड खोदकर उस पर लोहे के खंभे गाड़ दिए हैं, जिसके चलते वहां पर लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि एम्बुलेंस रोड के साथ लोगों की सहूलियत के लिए नगर निगम द्वारा बनाई गई सीढ़ियों को भी तोड़ा गया है।
शिमला के विकास नगर वार्ड के लोगों का आरोप है कि नगर निगम के पार्षद और पुलिसकर्मी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय निवासी संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें यहां रहते 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उन्होंने बताया कि यह एम्बुलेंस रोड करीब 3 साल पहले नगर निगम द्वारा बनाई गई थी और हाल ही में इस सड़क की टारिंग भी की गई थी। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस रोड के बनने से लोगों को काफी राहत मिली थी, लेकिन अब स्थानीय पार्षद ने रोड की जमीन को अपना बताकर वहां खंबे गाड़ दिए हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय पार्षद अपनी मनमानी करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सड़क के साथ बनी सीढ़ियों को भी तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सीढ़ियां यहां पिछले काफी सालों से हैं, लेकिन अब इन्हें तोड़ा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम की जमीन है और यहाँ पर नगर निगम द्वारा ही एम्बुलेंस रोड का निर्माण किया गया था, तो कैसे पार्षद इसे अपना बताकर यहाँ अपना कब्जा जमा सकती है। आज तक ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है जैसा माहौल आज यहाँ हो गया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एम्बुलेंस रोड है, पर ये भी इसमें कुछ जो है पर फौजी के घर के पास से थोड़ा आगे को वहाँ कुछ इसमें कुछ झगड़ा था, कुछ लोगों की सहमति नहीं थी, जो कि फिर वहाँ से हम लोग जो है सब मिलके कोर्ट में गए और वो मसला वहाँ से जो है हल हुआ। फिर थोड़ा और उससे आके एक पुराना ढारा जैसा था, उनके मालिक से हम लोगों ने जाके बात करी, उनको कन्विंस किया कि आपका हमें दे दो ढारा, हम इसको गिरा के आपको बना के देंगे, और हमने वो कमिटमेंट अपना पूरा करा। और जिसके बाद की रोड यहाँ से जो है थ्रू हो चुका है। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ हमारे साहब काउंसलर मैडम हैं जो है, जिनके साथ मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत मधुर संबंध रहे हैं, एक परिवार है, उनको मैं अपनी बड़ी दीदी की तरह रिगार्ड करता हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इधर उसको एक पहले यहाँ एक एंगल हुआ करता था पुराना, उसको इन्होंने अपना क्लेम कर रहे भाई यहाँ तक हमारा सेटबैक है। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। इनके पतिदेव ये बोलते हैं हमें कि आप ये अपनी सीढ़ियाँ हटा दो, भाई अपनी सीढ़ियाँ हटा दो, मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा रही, मेरा गेट नहीं लग रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से, बुद्धिजीवियों से यहाँ एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि आप अपने हित को सामने रख के किसी दूसरे को कैसे बोल रहे कि आप अपना तोड़ दो। अब यहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है, क्या कहते हैं रोड का। ये एम्बुलेंस रोड था, अब रोड बिल्कुल ये बंद है, यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ भी जाने को तैयार नहीं है। ऑटो 800 भी लिमिट से निकल रही है। इसके लिए गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो करे इस चीज़ का, या डिमार्केशन कराए, जो भी इनके आपस में डिस्प्यूट है वो डिमार्केशन करवाए। जब ये रोड बना तो हमारे से बात की गई थी कि हम रोड की सेटबैक से रास्ता देंगे, तो बात ये हुई थी कि दोनों साइड से सेटबैक छोड़ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ कैमरा घुमाइए, यहाँ सर ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, अनऑथराइज खड़ी है और रोड पे खड़ी है, इनको स्टेज भी रोड पे है। इसके लिए हम यही चाहते हैं सर, जितना भी पब्लिक विकास करने पर देती है, सारी गाड़ी अनऑथराइज खड़ी है यहाँ पे, सड़कों पे खड़ी है, उनको रिमूव किया जाए, एम्बुलेंस रोड बहाल होना चाहिए। यहाँ किसी ने भी जो है जगह नहीं छोड़ी, जितनी भी यहाँ सरकारी जगह सब ने यहाँ कवर की हुई है। इसकी जो डिमार्केशन होनी चाहिए, फौजी से लेकर बॉडी तक सारी डिमार्केशन करे। जितनी जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो अपनी प्रॉपर्टी में रहेगा, जो सरकारी लैंड होगी वो सरकार की रहेगी। हम तो ये बोलते हैं। वहीं स्थानीय पार्षद रचना भारद्वाज का कहना है कि जब यह एम्बुलेंस रोड नहीं बनी थी तब यहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही सड़क बनी तो लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ ले ली। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने ही घर में अपनी गाड़ी पार्क करने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि जब उन्होंने अपने पड़ोसी से अपनी एक गाड़ी को हटाने को कहा तो पड़ोसी ने अपनी गाड़ी नहीं हटाई। उन्होंने कहा कि जब पूरा सेटबैक छोड़ने के बाद भी वह अपनी गाड़ी अपने ही घर की पार्किंग में खड़ी नहीं कर पा रही है तो घर बनाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि जब यह एम्बुलेंस रोड बनी थी तब उनके पड़ोसी ने भी अपना सेटबैक तोड़कर अपनी पार्किंग के लिए जगह बनाई थी। ऐसे में अब वह अपनी ही जमीन पर काम कर रही हैं, जो गैर कानूनी नहीं है। ये हमारा सेटबैक है, हमने जो है अपना 2.5 मीटर सेटबैक छोड़ा था, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया रोड ना, नगर निगम जब बनाया तो सबसे पहले मैंने रोड निकाला है। तो उस वक्त ये जो इनके ये यहाँ पर इन्होंने कवर किया हुआ था सारा ये। तो जब हमने सोचा कि बैंक ऐसे लोगों के लिए अपना सेटबैक छोड़ देते, मैंने नहीं, हमने अनिल जी ने, रतन जी ने, संजय जी ने, हमने सब ने सेटबैक छोड़े हुए हैं। तो हमने उस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में किया था कि चलो रोड हो जाएगा। जैसे रोड आया इन्होंने अपना सेटबैक तोड़ के 2 फुट इनकी गाड़ी रोड पे है। तो हमने इनसे 1 साल पहले इनसे बात कर ली थी, 2 साल पहले कर दी थी, मतलब 2 सालों से लगातार इनको मना रहे थे कि अपनी अपनी स्टेज तोड़ दें ताकि हमारी जो है गाड़ी अंदर चली जाए। हमारी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जाती है और कुत्ते जो बहुत गंदगी करते हैं। इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि हम तोड़ देंगे और स्टेज जो है और गाड़ियाँ भी एक गाड़ी हटा देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इनके फादर से बात हुई थी, लगातार 1 साल से मनाते रहे। फिर हमने डिसीजन लिया कि अगर ये इन्होंने दोनों गाड़ियाँ यहाँ लगा दी तो आगे रोड बचता नहीं, तो हम अपना सेटबैक कवर कर देंगे। हमने भी किया नहीं,
एंगल जो ये लगा ये 10 साल पहले का, ये हमारे को डिमार्केशन दी थी पटवारी और कानूनगोई ने जब हमने स्टार्ट किया था। 10 साल पहले का एंगल है ये। अब ये है कि हमने ये जो लगाया ये वो लिटाने वाला भी हमने इसमें कोई वो चेन नहीं लगाई है, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था 5 तारीख आज का लोगों को बुला के, यहाँ 100 लोग आए हुए थे, उन लोगों के सामने इन्होंने बोला कि 4 तारीख को हमारे फादर आएंगे और हम स्टेज तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ, अनिल जी का जो सेटबैक हमारा और अनिल जी का सेटबैक है आप देख रहे हैं, हमने ये एमसी को सरेंडर नहीं किया है, ये कागजों में हमारे पास ही, वो तो हमने लोगों को भाईबंदी के लिए दिया था कि चलो ये रोड निकलना चाहिए, आना चाहिए रोड, हमारे पूरे सेटबैक बाहर है। इनके पूछा जाए कि इनके सेटबैक कहाँ हैं। सेकेंडली रोड, अब इनकी गाड़ियाँ जो इन्होंने ली है वो इन्होंने पार्किंग शो कहाँ की थी, क्या इन्होंने यहाँ पर शो की थी, नंबर 1 ये पूछा जाए। सेकेंडली ये डिमार्केशन करवाएं, हम तो करवा ही रहे हैं, क्योंकि हम कभी एज ए काउंसिल में गलत काम नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँगी, पब्लिक इंटरेस्ट में हमने जो है 2 फुट हमने छोड़ा हुआ है। आप कागज भी देख सकते हैं, हमारे पास पूरी इसके कागज पड़े हुए हैं। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण की शर्त हटने के बाद दूसरे वीकेंड पर भी हजारों की संख्या में सैलानी उमड़े हैं। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल धर्मशाला पर्यटकों से गुलजार हो गया है। पर्यटकों के आने से यहां सभी होटल पैक हो गए हैं। वहीं होटलों के अलावा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाई भी पैक है। मैदानी क्षेत्रों में झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर हिमाचल सरकार ने पाबंदियां क्या हटाई, प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। आलम यह है कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला पर्यटकों से कुछ इस तरह खचाखच भर गया है कि अब होटल्स में भी कमरे नहीं मिल रहे हैं। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में पर्यटकों की अचानक से बाढ़ आ चुकी है। स्थिति ये है कि मैक्लोडगंज तक पहुंचने में पर्यटकों को जाम की भयानक स्थिति से होकर गुजरना पड़ रहा है। मिनटों के सफर में घंटों लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यटक बेहद खुश हैं। धर्मशाला का मशहूर भागसू वाटरफॉल इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। मैं यहाँ पे 5 डेज़ के लिए आई हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और यहाँ का जो माहौल है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सारे रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो किया जा रहा है, लाइक मास्क एंड ऑल। इट इज़ रियली गुड। लगती रिलीजियस है, प्लस थोड़ा यंगस्टर्स भी बहुत है और हमारे जैसे आईटी वाले लोग भी बहुत हैं यहाँ पर, तो अच्छा वाइब है, सब कुछ अच्छा लगता है। पहाड़ों पे तो ऑब्वियसली आपका और मतलब सब कुछ अच्छा ही लगता है, पॉजिटिव लगता है, इसके लिए पॉजिटिव लगता है। अभी एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ आके ना वाटरफॉल के एरिया में यहाँ थोड़ा क्राउड है, अदरवाइज तो यहाँ का मौसम अच्छा है और एंजॉय करने का। सिरमौर जिला की शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली द्राविल पंचायत के पूर्व प्रधान पर लगभग 80 लाख के विकास कार्यों में घोटाले के आरोप लगे हैं। पंचायत के पूर्व प्रधान आत्माराम पर लगे इन आरोपों को लेकर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहाँ तक कि पंचायत की ही एक मृत महिला की झूठी हाजिरी लगाकर बैंक से पैसे भी निकाल लिए गए। ऐसे में इस मामले में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाता है। यहाँ के पूर्व प्रधान आत्माराम जी द्वारा पंचायत के कार्य में धांधली की गई है, जिसमें लगभग 80 लाख का घोटाला किया गया है और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा गलियों में जो कि लगभग 50 लाख की गलियाँ बनी है, जिसमें एक रास्ता मेन सड़क से पंचायत घर, जिसमें मृत महिला गुलाबी देवी की उपस्थितियाँ लगाकर उसकी राशि भी खाते में डालकर निकाली गई है। मस्टोल नंबर 145 है। गुलाबी देवी की 1 मार्च 2018 को मृत्यु हो चुकी थी और 1 मई 2018 से 15 मई 2018 तक इसकी उपस्थितियां लगाकर इसके खाते में राशि डाली गई, जो कि निकाली भी गई है। यहाँ तक कि जो भी शौचालय पहले बने हुए थे उसी के ऊपर 2-2 लाख रुपए की राशि खर्च करके राशि पे घोटाला किया गया है। एक शौचालय 4 लाख का मेन सड़क में बनाया गया है, जिसमें उसकी बगल में अपनी निजी दुकान है। ना तो उस शौचालय की पंचायत के नाम रजिस्ट्री की गई है और ना ही उसे यूज़ करने के लिए खोला जाता है। और जो भी डस्टबिन बने हुए हैं वो भी रोड पे ही बनाए गए हैं। गांव में कोई भी इस प्रकार का डस्टबिन नहीं बनाया गया, जो कि 2 लाख रुपए डस्टबिन के लिए खर्च किया गया है। और भूमि सुधार आदि अपने ही चाचा ताऊ को दे करके बंदर बांट की है, जिनको पहले भी प्रधान ने भूमि सुधार दिए थे, उन्हीं को दोबारा भी उसने भूमि सुधार दिए हैं। गौशालाएं वगैरह जो कि मौके पे बनी नहीं है और उसकी भी राशि निकाल करके वो भी उसमें भी घोटाला हुआ है।
और एक पाइपलाइन शेलवानी खाड़ी से हकाइना के लिए 1.5 लाख रुपए 2017-16 में बनाई गई है, जिसमें खाली चैम्बर बना हुआ है जो कि उबड़ खाबड़ है और ना तो वहाँ से आगे कोई पाइपलाइन दबी है, ना पाइपें है और ना ही कभी इस पानी को यूज़ किया है। बाकी गलियाँ जो पहले भी कई बार बनी है उसी के ऊपर जो है इसने लीपा पोती करके उसके ऊपर राशि खर्च की है। और बाकी जो पाइपलाइनें हैं जो कि 70,000 से बनी थी उस पे 1-1 लाख रुपए मरम्मत के लिए खर्चा दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और अभी तक मैंने सबसे पहले जून 2020 में BDO शिलाई, SDM शिलाई, उसके बाद जिलाधीश महोदय को भी शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।